सवाल ये कि बर्फ जैसे सिस्टम का दिल क्यों नहीं पिघला पा रही हमारे जवानों की आए दिन हो रही शहादत भी। एक बार फिर बर्फीले तूफान ने इस देश के कई जवानों की जान ले ली है और हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आज तक हम ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप नहीं कर पाए जो कम से कम जवानों को इतनी सुविधा दे देता कि वो 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन बर्फ में दबने के बाद जान गंवाने को मजबूर ना होते। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं, राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं, मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कर्नल आर सेठ हमारे साथ हैं, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। सेठ साहब, अभी मुझे किसी ने एक संदेश भेजा है, वो कोस्ट गार्ड में काम करते हैं और उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र के बीचों बीच रहते हुए भी जो लोग वहाँ तैनात रहते हैं उनके पास डिस्ट्रेस बटन की सुविधा रहती है जो कई बार ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है हादसे की स्थिति में, अगर कोई ना भी कर पाए तो। इसके अलावा इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बेकन की भी उन्होंने बात कही है। हम ऐसी सुविधाएं क्या केवल आज तक इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि हमारे राजनीतिक सिस्टम ने नहीं चाहा, हमारे नेताओं का दिल नहीं पिघलता इसलिए? मैं जैसे आपको पहले भी बता रहा था, ये जो सिस्टम्स हैं, एवलांच ट्रैकर, एवलांच कॉर्ड, एवलांच बैग्स, ये अवेलेबल है इस देश में। पर क्या है, हमारे जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें क्या है, दीज डोंट फिगर इन प्रायोरिटी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो बेसिक एवलांच की तो बहुत बात की बात है, बेसिक इक्विपमेंट लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट जिससे एक जवान अपनी जान बचा सकता है और कई एक जवान इसकी अगर होते उनके पास उनकी जान बच जाती। दीज आर नॉट अवेलेबल। द आर्मी इज नॉट प्रोक्योरिंग दीज बिकॉज बेसिक रीजन यही है कि जो हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो इतना रेड टेप में धसा हुआ है। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैन्युअल है वो तकरीबन इतनी मोटी मैन्युअल है और जब तक आप उसको प्रोसीजर आप पूरा करेंगे वो आइटम का जो है वैलिडिटी खत्म हो जाती है। और यही एक वजह है जो कि अगर डिफेंस बजट, किसी ने कहा था कि डिफेंस बजट अवेलेबल है पर लेकिन वापस किया जाता है, ये वापस इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोसीजर्स आर कॉम्प्लिकेटेड और ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डीआरडीओ भी आता है। अगर डीआरडीओ को कोई सामान लेना होता है उनको फटाफट 15 या 20 दिन में वो प्रोक्योर कर सकते हैं अंडर द सेम मिनिस्ट्री। अगर एक मंत्री को 20 लाख की गाड़ी खरीदनी हो, मेरे ख्याल 3 महीने भी नहीं लगेंगे, उनको 10 दिन के अंदर वो खरीद सकते हैं। इट इज द सेम कंट्री, सेम फाइनेंशियल रूल्स। लेकिन जब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सवाल होता है, प्रोसीजर्स इतने लंबे किए जाते हैं कि वी कैन नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स और ये ज्यादा महंगे नहीं होते। An avalanche cord will not cost more than 500 rupees. An avalanche airbag is not more than 10,000 rupees. An avalanche tracker जो आप बोल रहे हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक छोटा सा बीकन एक्टिवेट होता है उसमें। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं या एवलांच अगर आता है तो वो ऑटोमेटिकली भी एक्टिवेट हो जाता है। एक मोबाइल फोन जितना वो होता है और वो गले में हम टांग के एवलांच इलाके में जवानों को हम पहनाते हैं। उसका टोटल वैल्यू जो होगा नॉट मोर देन 6 to 7,000 रुपीज है। पर लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। और ओवर द इयर्स मैं आपको सिंपल, और आर्या साहब ने आर्टिलरी गन की कहानी सुनाई। मैं आपको बताऊं, मैं एक आर्टिलरी ऑफिसर हूं। मैं 1980 में कमीशन हुआ था। उस टाइम हमने ट्रायल शुरू किए थे एसपी गन के लिए, ट्रैक्ट आर्टिलरी गन। आज इट इज 46 इयर्स, अभी तक वो गन ना तो आई है ना होराइजन में है। तो दिस इज द प्रायोरिटी वी आर गिविंग टू आवर डिफेंस एंड दिस इज द प्रायोरिटी हम अपने जवानों को हम दे रहे हैं। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं और सिविलियंस हैं, उनको जो जवान की लाइफ है उसकी वैल्यू नहीं उनको महसूस होती है। वी हैव नो वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ। जब तक ये हम सबको सेंसिटाइज नहीं कर सकते तब तक हम अपनी आर्मी को करेक्टली इक्विप नहीं कर पाएंगे और उनका जो सिंपल 10-20 हजार रुपए के छोटे छोटे डिवाइस लेके इनकी जान बचाने का जो साधन है नहीं पैदा कर सकेंगे। राजीव त्यागी, बर्फ तो फिर भी पिघल जाती है सर, नेताओं के दिल नहीं पिघलते क्या, इतना देख के भी और सुन के भी? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, मैंने पूरी डिबेट जो अब तक की है बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के हैसियत से की है
और अभी भी आगे भी वादा करता हूं कि कोई पॉलिटिकल वक्तव्य नहीं करूंगा, जिसको कि अभी जो आपके सज्जन बैठे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, उन्होंने भी तायद किया कि मैंने जो बातें की हैं वो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही पर रेड टेपिज्म में फंसी हुई है। ये देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया था, उसमें एक उदाहरण और देता हूं। जो रिवेन्यू एलोकेशन था सेना के बजट का, वो 1,32,540 करोड़ का था, जिसमें से 6,732 करोड़ रुपए वापस गए। तो ये चीज तो डिफेंस मिनिस्टर को लगातार देखनी होंगी। पिछले 3 बजट से हम देख रहे हैं कि डिफेंस बजट का 8.5% से लेके 13.5% तक सरकार को वापस मिल जाता है, वो खर्च ही नहीं होता है, जो कि कुल मिलाकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर डिफेंस के और अन्य मदों में खर्च होना होता है। अगर ये लाल फीतेशाही दूर हो, आरोप प्रत्यारोप दूर हो, क्यों ना सरकार और सारे जितने भी विपक्षी दल हैं सब बैठ करके कमेटी का गठन करें कि साहब जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा वो प्रोक्योरमेंट इस तरह से होगा, ये कमेटी क्या नाम उसको प्रोक्योर करेगी। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, मैं नहीं कह रहा कि भाई 100% भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जितनी बेहतर होगी, रेड टेपिज्म जितना बेहतर कम होगा सेना के मामलों में, उतना ही हम बेहतर तरीके से सेना को सुविधाएं दे पाएंगे, सेना को बेहतर इक्विपमेंट दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये तो निश्चित है कि देश की जो सेना वो 3रे नंबर की सबसे बड़ी सेना है पूरे विश्व में, और 4थे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है पूरे विश्व में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारी सेना आज इजराइल की सेना से भी बेहतर सेना के रूप में जानी जाती है। अब बात आती है कि किस तरह से ये सब चीजें दूर हों। वो दूर जब होंगी जब नेता या पॉलिटिकल पार्टीज के सब लोग साथ बैठ करके इन विषयों पे बहस मुसाहिबा करेंगे, मशवरा करेंगे, और निश्चित रूप से राजनीतिक दल जितने भी हैं वो अपने आप को राजनीतिक हितों से छोड़ सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है और ऊपर उठ के बात करें। त्यागी जी, आप जो कह रहे हैं वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर उठ के बात करेंगे, पर कितना उठते हैं उसका उदाहरण आपने अभी सुन लिया। 46 साल से जिस गन का ट्रायल हो रहा था वो अभी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आना चाहता था, लेकिन उसके पहले गौरव आर्य आप ही से पूछ लेता हूं, बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, या एक नेता की नीयत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और वो नीयत 70 साल में, 60 साल में, 50 साल में आपने कितनी देखी है? बतौर फौजी आप बताइएगा आज। देखिए साहब, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ी बात नीयत होती है। बजट तो बढ़ता घटता रहता है, और हमें भी समझ में आता है कि जिस तरीके से हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, शायद हम वो इक्विपमेंट अफोर्ड ना कर पाएँ जो अमेरिका के पास है, इंग्लैंड के पास है, और हमारी चाह भी नहीं है। लेकिन नीयत नेताओं की और ब्यूरोक्रेट्स की खराब है। इन्होंने कभी फ़ौज को या मिलिट्री सर्विसेज को प्रायोरिटी नहीं दी, और एक जवान के बलिदान को बहुत सस्ता समझते हैं, क्योंकि ये इनसे हज़ारों किलोमीटर दूर कहीं बॉर्डर पे होता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ना इनके वोट बैंक को फ़र्क पड़ता है, ना इनकी राजनीति को फ़र्क पड़ता है। तो इसकी वजह से जवान सफ़र करता है। अब बोलिए शुक्ला जी, बुरा लग रहा है सुन के? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता होनी चाहिए और गति मिलनी चाहिए। क्योंकि आप जो है जब धीमी गति से प्रोक्योरमेंट करेंगे, जैसा आदरणीय सेठ जी ने कहा, कई बार हम इक्विपमेंट जब मैनुअल इतना बड़ा है कि प्रोक्योर करने तक पता लगता है कि वो इक्विपमेंट ही आउटडेटेड हो गया, तो लाल फीताशाही मुक्त होना। जो आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी ने डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज संभालने के बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट में तेजी लाने का पूरा प्रयास किया। रफाले डील आपको ध्यान ही होगा कितने दिनों से लटका पड़ा हुआ था। रफाले डील न केवल डील को उसकी जो प्राइसेस थी उसको कंट्रोल किया गया, बल्कि उसको उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को में भी तीव्रता लाई गई। बीच की, जैसे आदरणीय त्यागी जी बार बार करें, मैं राजनीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर राजनीति रहे हैं। 2004 से 2014 तक आपकी क्या स्थिति थी और 2014 से 2017 तक क्या स्थिति है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप कर लें तो आपके ध्यान में आएगा कि डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में स्पीड आई है, पारदर्शिता में बेहतरी हुई है। तो जो जवान खड़ा है वहां, जवान की पीड़ा जब तक महसूस डिफेंस मिनिस्टर नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, हमारा ब्यूरोक्रेट जब तक उसको महसूस नहीं करेगा, तब तक इस समस्या का समग्र समाधान नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी भी इसके प्रति संवेदनशील है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी संवेदनशील है, और मुझे लगता है कि जो प्रोक्योरमेंट की जो बाधाएं हैं वो दूर कर जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सैनिकों को मिलने के प्रति सरकार सुनिश्चित रहेगी। जवान के प्रति संवेदनशील होने का मतलब क्या है? वहां जाके दिवाली मना लेना उसके साथ? तो फिल्म स्टार तो हर दिवाली मनाते हैं, नहीं, जवान का संवेदनशील मतलब होता है उसको कवच मिलना चाहिए, उसको डिफेंस का बेस्ट जो है उसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए और बेस्ट असॉल्ट वेपन्स होने चाहिए। सर बाकी सब संवेदना सबसे बड़ी यही है। बाकी सब छोड़िए सर, कल का अखबार पढ़िए ना, उनको उनकी बहादुरी के मेडल तक नहीं मिल रहे सर, नकली खरीद के रखने पड़ रहे हैं उनको, ताकि लोगों को साबित कर सकें कि वाकई मुझे मिला है। कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको कल का अखबार। नहीं,
आप कह रहे हैं हम संवेदनशील है तो दुर्भाग्यपूर्ण, हमारी संवेदनशीलता बेहतर हुई, आप कह रहे हैं सर। अगर किसी जवान के साथ ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार ऐसी गलतियों को दोहराई ना जाए, इसका जो है पूरा ख्याल रखेगी और शौर्य का पूरा सम्मान रहेगा इस देश में। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं त्यागी जी, फिर से वापस आपके पास आ रहा हूं। हालांकि मेरे दोनों एक्सपर्ट अपना अपना काम छोड़ के बैठे हैं, वो किसी को रिप्रेजेंट करने नहीं आए पार्टी को। आप लोगों को बुरा नहीं लगता सर, 2 फौजी अफसर बैठे हैं सर, और वो पिछले 1 घंटे से लगातार आपको ये बता रहे हैं कि इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम की नीयत नहीं है, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने कभी एम्पैथाइज नहीं किया एवलांच में मरने वाले फौजी के साथ। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को केवल उसी दिन तड़प होती है जब संसद के बाहर आतंकवादी पहुंच जाता है और उनको लगता है कि हाय मुझे गोली ना लग जाए, उसके अलावा वो कभी महसूस नहीं करते। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ, 100% सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से आप पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत अटैक कर रहे हैं, तो शायद आपकी मंशा होगी कि फौज देखा जाए, देश तो वो अगर होगा तो देखा जाएगा। अगर फौज भी शासन करती है तो पॉलिटिकल सिस्टम से हो सकता है बेहतर शासन दे दे। त्यागी जी, आप भी जानते हैं मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि फौज शासन कर ले देश में। सर आप भी जानते हैं मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि फौज शासन कर ले। जो रोहित जी आपके शब्द है ना, लोकतंत्र में रहता हूं ना सर, मैं जिस लोकतंत्र में रहता हूं वहां एक फौजी को भी अधिकार है सर कि वो अपनी तकलीफ बताए आप लोगों से। बीच में बोलिए मत, वोट वो भी देता है सर, चिट्ठी के जरिए वोट भेजता है सर। बोलिए मत। देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, सबसे बेहतर ढांचा है। कुछ नेता गलत हो सकते हैं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट नहीं है, पूरा पॉलिटिकल लोकबाग गलत नहीं है देश के। और मैं ये कह सकता हूं कि 99% पॉलिटिकल लोकबाग देश के बेहतर व्यवस्था करते हैं, बेहतर काम करते हैं, और सुबह शाम कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सेवा करने का काम करते हैं। देश में ट्रेंड हो गया हालांकि कि नेता को गाली दीजिए और अपना उल्लू सीधा करिए, ये चल गया है देश में ट्रेंड। अब मैं इस मूल मुद्दे पर आ जाता हूं। मूल मुद्दे पर जो ने कहा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, जितने भी आपके सम्मानित व्यूअर्स हैं वो सुन ले कि मैंने अभी तक कोई राजनीति नहीं की, लेकिन मैं कहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से देश में अब तक 34 जवान शहीद हो चुके हैं और 39 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। 300 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है। तो उसमें तो अवलांच नहीं आया था, उसमें तो कोई प्राकृतिक हादसा नहीं हुआ था। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने चाह रहा हूं, सेना के परिप्रेक्ष्य में 30 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन को कम कर दिया, डिसेबिलिटी पेंशन को कम कर दिया सेना की। जो जवान आपकी सेवा करते हुए जिसका हाथ टूट गया या कट गया, पैर कट गया, उसकी पेंशन यदि आप सरकार कम कर रही है तो सरकार की नीयत समझ आती है। मनोहर पारिकर जी पब्लिक प्रोग्राम्स में सोते हुए पाए जाते हैं, जिसका रक्षा मंत्री सो जाए और बाहर से आए विदेशी मेहमान के उसमें सो जाए। तो मैं ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा आपको, मैं एक बार फिर लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, मैं आपको फिर वापस ला रहा हूं यार, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा सर, मैं काट के ला रहा हूं राजीव जी, अब सर मैं काट के ला रहा हूं, राजनीति का कीचड़ फेंक शुरू कर दिया, जवाब सुन ले। आप पहले अपने डिफेंस में इस हद तक चले गए सर, आप पहले अपने डिफेंस में इस हद तक चले गए सर, बोफोर्स भूल के कि मैं इस देश में फौजी राज करवाना चाहता हूं। लेकिन आपने उस फौजी की बात को कतई तवज्जो नहीं दी जो आपको बार बार कह रहा है पिछले 1 घंटे से कि इस देश में नियत का अभाव है। नीति तो फिर भी ठीक हो जाती है, नियत पहले लाइए। गौरव आर्या, जल्दी से मैं आपसे कमेंट चाहता हूं त्यागी जी की बात पर। अगर फौजी लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार रखने के बावजूद अपनी जान की सलामती के लिए मांग कर ले, तो क्या वो देश पे राज करना चाहता है? वो तख्ता पलट करना चाहता है? ये हालत है इस देश के नेताओं की। त्यागी जी, आप कहां जा रहे थे आपको भी पता है, मैंने इसलिए आपको काटा क्योंकि आप मुद्दे की बात छोड़ के कहीं और जा रहे थे। सर, मैं आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का आज मौका नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हमारे देश के जवानों की लाशों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। प्लीज गौरव बोलिए। मैं कहां कर रहा हूं? नहीं रोहित जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जो फौज की इन्होंने बात करी कि फौज राज करना चाहती है, आज तक 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 70 साल होने वाले हैं। आज तक एक भी मौका आया जहां पे किसी फौजी ने, रिटायर्ड फौजी ने ही सही, कोई ऐसा बयान दिया हो हमें राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमारी इसमें एक्सपर्टीज़ है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है देश की रक्षा करना, वो हमें वो काम करने के लिए जो भी सुविधाएँ हमें चाहिए, जो भी हथियार चाहिए, देश अपने बजट के हिसाब से वो मुहैया करवा दे। जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उसको जो नेतागण हैं, क्योंकि हम तो हटा नहीं सकते, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो नेताओं के अंडर आते हैं,
वो उनको हटा दें और हमें ऐसा साजो सामान मिल जाए, ऐसे हथियार मिल जाएं कि हम बखूबी देश की रक्षा कर सकें। इसमें देश पे राज करने वाली, हम सेवा करते हैं सर, राज तो ये लोग करते हैं खादीधारी, हम तो सेवा करने वाले लोग हैं। प्रेम शुक्ला, लास्ट कमेंट चाह रहा हूं, क्या रक्षा मंत्री तक ये बातें जाएंगी जो आज हम यहां पे कर रहे हैं? क्या वो इस पे कोई कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बेहद संवेदनशील, और देश के जो जवान सीमा पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराना ये सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता होगी, रहेगी और है। उम्मीद करते हैं सर केवल भाषण में नहीं रहेगी, जमीन पे दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। राजीव जी आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन ये जाते जाते उम्मीद करते हुए कि सरकार के कानों तक ये आवाजें पहुंचेंगी, जो हमारे देश के पूर्व फौजी अफसर बता रहे हैं, उस अनुभव का सरकार फायदा उठाएगी, उन खामियों को दूर करेगी। 500 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के केवल वो सामान है, जैसा सेठ साहब बता रहे थे। कम से कम वो हमारे सैनिकों को मुहैया होंगे, विदेश से नहीं मंगाने, अपने देश के बाजारों में मिलते हैं। आपको पता तो लगेगा अगर बर्फीला तूफान आया तो आपका सैनिक कहां दबा है, उसकी जान चली जाए उससे पहले कम से कम आप उस तक पहुंच तो पाएंगे। इतना तो कम से कम लिहाज किया जाए।